So students, welcome to AID Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science, chapter number 5, समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो लास्ट क्लास की वीडियो में हमने पारंपरिक धारणा की बाहरी सुरक्षा के बारे में पढ़ लिया था और आज की क्लास की वीडियो में पढ़ेंगे आंतरिक सुरक्षा के बारे में, देश के अंदर की सुरक्षा के बारे में। ठीक है, तो बाहरी सुरक्षा में क्या क्या चीजें पढ़ी तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो भारतीय सुरक्षा में हमने पढ़ा था सबसे पहले सेना के ऊपर, यानी कि भारतीय सुरक्षा के टॉपिक में सबसे ज्यादा खतरा जो होता है वो सेना को होता है। ठीक है, अगर सेना को कोई परेशानी पहुंचती है तो अल्टीमेटली पूरे देश को परेशानी पहुंचती है। तो ये भारतीय सुरक्षा के बारे में था। अब देखो आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा किससे रिलेट करती है? जाहिर सी बात है, ज्यादा कानूनी व्यवस्था से, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से और भी कई सारी चीजों से जो कि देश के अंदर चल रही होती है। तो आंतरिक सुरक्षा का मसला जो था उसमें काफी कम ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो हर एक देश है, कोई भी देश ले लीजिए, उन्होंने काफी कम ध्यान दिया आंतरिक सुरक्षा पे। अब सवाल उठता है भाई क्यों? जब आंतरिक सुरक्षा इतनी इंपॉर्टेंट है उसमें इतना कम ध्यान क्यों दिया? तो इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि 1945 यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व के अंदर शीत युद्ध की स्थिति चल रही थी। तो शीत युद्ध की स्थिति सिर्फ और सिर्फ दो देशों में चल रही थी, पहला अमेरिका, दूसरा यूरोपीय संघ। क्योंकि शीत का मतलब होता है कि कभी भी हो सकता है युद्ध, यह आशंका बनी रहती है। तो इसी वजह से इसका इम्पैक्ट सिर्फ उन दो देशों पे नहीं सभी देशों पे पड़ रहा है, पूरे विश्व पे पड़ रहा था उनका इम्पैक्ट। तो जब पूरे विश्व के ऊपर उनका इम्पैक्ट पड़ रहा था शीत युद्ध का, तो सभी देश जो है वो अपने आप को डेवलप करने में, अपनी सेना को डेवलप करने में लगे हुए थे। तो इसलिए उन्होंने अपने आंतरिक सुरक्षा के मसलों पर ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़ी ये बात भी होती है कि जब पूरा विश्व में दो ग्रुप चल रहे थे, यानी पहला सोवियत संघ, दूसरा यूरोप, अमेरिका, तो इनके साथ साथ समर्थन में जो देश जा रहे थे उनको अपना भी खतरा था। जैसे कि सोवियत संघ के साथ दो देश चले गए तो आने वाले वक्त में इन केस अगर अमेरिका जीतता सोवियत संघ से तो क्या होता? अमेरिका उन दो देशों से ही बदला लेता कि तुम भी के साथ थे, तुम भी कम खाओ। तो इसीलिए तो सभी देशों के अंदर एक डर की स्थिति चल रही थी कि भाई हम अपने आप को, अपनी सेना को जितना मजबूत बना सके उतना मजबूत बनाए ताकि हम अपने आप का बचाव कर सके। तो इसीलिए आंतरिक सुरक्षा के ऊपर काफी कम ध्यान दिया गया था, परंतु मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का मतलब है अपने आप को अंदर से डेवलप करना। जब कोई देश अपने आप अंदर से डेवलप नहीं होगा, उसकी कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं होगी, उसकी सेना उसके साथ नहीं होगी, उसकी नागरिक उसके साथ नहीं होगी, तो क्या होगा? वो बाहर से तो बिल्कुल डेवलप हो ही नहीं सकता। कोई अगर इन केस अगर कोई बाहर का देश उस पर हमला करेगा तो वो तो अपने आप से कोई पीछे से बैकअप नहीं है उसका। तो इसीलिए आंतरिक सुरक्षा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आंतरिक सुरक्षा के अंदर यही सब चीजें आती हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाने मैं सोच रहा था लिखूं, बट मैंने सोचा कि मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा और लिखना जो है वो आपको लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। अगर नहीं आए समझ में तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इस पे नोट्स क्रिएट करके आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा स्पेसिफिक। अदरवाइज जो आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं, अगर वो आप मुझे चेक करवाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मुझे फॉलो करके वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पे आपके नोट्स चेक कर दूंगा। सो अभी फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अभी तक जो पढ़ा हमने वो क्या पढ़ा? सुरक्षा के बारे में पढ़ा, यानी कि अंदरूनी सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा। अब देखिए सुरक्षा की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हमारे ऊपर कोई विपदा आती है तो कोई ना कोई ऐसा संस्था या फिर कोई ऐसी विधि निकाली जाए जिससे विपदा आए ना। तो सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों का निर्माण हुआ, यानी कि कोई ऐसे तरीके आने चाहिए जिससे हमारी सुरक्षा ऑटोमेटिक हो जाए, हमें कुछ करना ना पड़े। एक इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम सुरक्षा को जब बढ़ाना चाहिए और विपदाओं को कम करना चाहिए जिससे हमें सुरक्षा कम करनी पड़े अपनी, तो इसका फर्स्ट टॉपिक आता है युद्ध, यानी कि युद्धों को कम से कम किया जाना चाहिए। जब हम गृह युद्ध, विश्व युद्ध, इन सभी से पीछे हट जाएंगे और अगर हमारे किसी देश के अंदर मनमुटाव होता भी तो उसको एक बहस के जरिए, एक चर्चा के जरिए हम खत्म कर देंगे, तो उससे क्या होगा? उस देश का तो भला होगा ही होगा, अल्टीमेटली उस जनता का भी भला होगा, उन नागरिकों का भला होगा, सेना का भी भला होगा। क्योंकि ये सेना जो मारी जाती है उसमें सब मनुष्य ही तो होते हैं। जब मनुष्य होते हैं उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं, घर वालों की भी तकलीफ पहुंचती है, सेना मारी जाती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जब चुनाव की जो जान बच जाएगी अगर हम युद्ध से पीछे हट जाएंगे एक बार। और युद्ध से पीछे कब हटा जाएगा? युद्ध से पीछे जब हटा जाएगा जब हथियारों के ऊपर प्रतिबंध लगा। क्योंकि जो सेना की हमारी वर्क करती है ये हमारी सेना है। अब सेना जो डिपेंड होती है किसके ऊपर होती है?
वेपन्स के ऊपर। फिर वेपन्स पे हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो सेना तो भाई जाहिर सी बात है भाई, लड़ाई तो होगी, तो इसीलिए वेपन्स के ऊपर प्रतिबंध होना काफी जरूरी है। इस बात की चर्चा की गई, तो इसमें क्या हुआ, कई सारी वीडियो को निकाला गया जिसके अंदर कई सारे देशों ने हस्ताक्षर किए कि भाई हाँ, हम इस पर प्रतिबंध लगाएंगे, इस पर रोक लगाएंगे, उस पर यूज भी कम करेंगे। तो उन वीडियो को देखते हैं, और उन वीडियो पर जितने भी देशों ने हस्ताक्षर किए थे वो सभी देश क्या थे, महाशक्ति देश थे, कोई छोटे मोटे देश नहीं थे, सभी महाशक्ति देश थे, सभी डेवलप्ड देश थे। तो उन वीडियो को पढ़ते कि कौन कौन सी विधियां हैं, तो स्टूडेंट्स ये कुछ विधियां थी जिनके ऊपर कई सारे देशों ने हस्ताक्षर किए। तो फर्स्ट आती है हमारे पास 1972 के अंदर BWCT यानी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। इस विधि पे क्या हुआ, 150 देशों ने हस्ताक्षर किए थे कि भाई हाँ, हम इस पर हस्ताक्षर करते हैं, हम ऐसे वेपन्स का यूज नहीं करेंगे जो बायोलॉजिकली हमें नुकसान पहुंचा देंगे। फिर उसके बाद आती है और 1992 के अंदर CWC विधि यानी कि केमिकल वेपन कन्वेंशन। इसके ऊपर 181 में हस्ताक्षर किए कि हम इसके यूज के ऊपर रोक लगाएंगे और इसका यूज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे अमेरिका था और सोवियत संघ था, इन्होंने इन सब विधियों पे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, आनाकानी करी कि भाई हम इस पर वो हस्ताक्षर नहीं करेंगे, हम अभियान रखेंगे। तो इन्होंने जो साथ दिया था उसका लिया था अस्त्र नियंत्रण संघ, वो अभी मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद ही टॉपिक है। बट इस संस्था को देखते हुए क्या किया, सुरक्षा के तरीकों पर देखते हुए क्या किया, ABM यानी कि एंटीबायोटिक मिसाइल जो दोनों देशों के पास थी, कहीं वो दोनों देश एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते थे उसका एंटीबायोटिक मिसाइल का, जो कि काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी सभी को। तो 1972 के अंदर इन दोनों देशों पर रोक लगा दी कि आप इस मिसाइल का यूज कर ही नहीं सकते, चाहे आप किसी भी संस्था का सहारा क्यों ना ले लो। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स आते हैं जो कि कई सारे देशों ने हस्ताक्षर किए थे और ये इंपॉर्टेंट भी है, सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में यही आते हैं। अब इसके बाद जो आता है तो अमेरिका और सोवियत संघ के बारे में आता है कि इन दो देशों ने किस किस एक तरह से विधियों की सलाह ली थी, साथ लिया था, जिससे और उन्होंने जो साथ लिया था इसका मतलब ये नहीं था कि भाई वो हथियार रख सकते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी जिसके बेस पर ये रख सकते हैं हथियार। तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं अस्त्र नियंत्रण संधि के ऊपर, जिसका सहारा लिया था किसने, अमेरिका ने और सोवियत संघ। तो फर्स्ट संधि आती है हमारे पास START यानी कि स्टेटिक्स आर्म लिमिटेशन टेरिटरी। फिर दूसरी आती है स्टेटिक्स आर्म रिडक्शन टेरिटरी। फिर 1968 के अंदर NPT संधि आती है न्यूक्लियर नॉन प्रोफेशनल टेरिटरी। फिर इसके बाद देखो ये तीन ही संधि जो है वो हमें यहाँ पे शो करवाई गई है कि ये तीन संधि है अस्त्र नियंत्रण के बारे में, जो कि एक टर्म्स एंड कंडीशन प्रोवाइड करती है किसी भी देश को कि अगर वो वेपन्स रखना चाहते हैं तो, और उनका कहाँ यूज करना है ये बताती है संधि। अब वो इसमें सिर्फ हमें नाम गिवन है और उनकी फुल फॉर्म याद करनी है, जो कि MCQ बेस पर क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर। और इसमें 1967 से पहले अपने हथियारों को, परमाणु हथियार को निर्मित करा लिया था। उन्हीं के हथियार क्या थे, मान्य माने गए, यानी कि उन्हीं के हथियार अस्त्र नियंत्रण संधि के अंदर माने गए। तो यहाँ पर देख सकते हो, अदरवाइज जो देश रह गए पीछे 1967 तक, तो उन्होंने उनके देश उनके हथियार जो है वो अमान्य माने गए और उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया, ना ही वो उनका यूज कर सकते हैं आगे कभी फ्यूचर। तो ये सब चीजें आती थी अस्त्र नियंत्रण संधि के अंदर। तो आज की क्लास के लिए नहीं, नेक्स्ट क्लास से और कुछ टॉपिक्स की जो आगे हमारे बच्चे हैं उनकी रिवीजन करेंगे। तो आई होप आपकी सभी चीजें क्लियर होंगी, नहीं होंगी